हेलो एंड वेलकम टू द लेक्चर। इस लेक्चर में जिस टॉपिक की हम बात करने जा रहे हैं वो है हमारा पॉलिटी एसएससी पीवाईक्यूज पार्ट 5। लेक्चर की शुरुआत से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर है हमारे पास जो कि हमें यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है इससे पहले कि हम आगे प्रस्थान करें। डिस्क्लेमर कुछ इस प्रकार से है। द इमेजेस, टेक्स्ट एंड अदर मटेरियल्स यूज्ड इन आवर प्रेजेंटेशंस आर फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners. If you are the owner and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the same. पहला क्वेश्चन है, कोल्ड वॉर रेफर किया जाता है निम्नलिखित में से किस चीज को? विकल्प है जो टेंशन है ईस्ट और वेस्ट में उसको लेके, आइडियोलॉजिकल राइवलरी है जो कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट वर्ल्ड की उसको लेके, जो टेंशन है सुपर पावर्स के बीच में उसको लेके, या फिर उपरोक्त में से सभी। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है डी, उपरोक्त में से सभी। स्पष्टीकरण, कोल्ड वॉर जो कि आपका चला था 1947 से 1991 के बीच में, ये एक सस्टेन स्टेट थी पॉलिटिकल और मिलिट्री टेंशन की दो पावर्स के बीच में, जिसमें पहला था आपका वेस्टर्न ब्लॉक जिसमें मुख्यतः यूनाइटेड स्टेट्स लीडरशिप में था और नेटो। दूसरा था ईस्टर्न ब्लॉक जहां पे सोवियत यूनियन और वॉर्सो पैक्ट की कंट्रीज साथ में थे। ये शुरू होता है आपका वॉर टाइम अलायंस के बीच में जब ये बनाया गया नाजी के अगेंस्ट यानी नाजी जर्मनी, और इस वॉर के ऐसे यूएसआर और यूएस दो पावर्स बन के आते हैं इकोनॉमिक और पॉलिटिकल नेचर में, लेकिन डिफरेंट आइडियोलॉजी के साथ में। तो देखिए जो हमारा वर्ल्ड वॉर सेकेंड था, इस वर्ल्ड वॉर सेकेंड ने दो नई सुपर पावर्स को जन्म दिया अंतरराष्ट्रीय स्तर पे। एक था यूएसए और दूसरा था यूएसएसआर। जो यूएसए था वो मुख्यतः कार्य करता था कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी पे, वहीं पे जो यूएसएसआर था वो मुख्यतः कार्य करता था कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पे। यूएसए जो है वो आपका मुख्यतः गाइड करता है वेस्टर्न ब्लॉक को, वहीं पे जो यूएसएसआर था वो आपका गाइड करता था ईस्टर्न ब्लॉक को। ठीक है, यूएसए ने नेटो को बनाया। नेटो जो है असल में इसकी फुल फॉर्म अगर हम देखें तो वो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ने नेटो को बनाया गया था यूएसएसआर का मुकाबला करने। वहीं जो यूएसएसआर था उसने जो हेल्प ली थी वो ली थी वॉर्सो पैक्ट की। ठीक है, अब इसको कोल्ड वॉर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस टाइम पीरियड के दौरान यहां पर ऐसा कोई भी ओपन वॉर नहीं हुआ दोनों सुपर पावर्स के बीच में, यानी यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। लेकिन हाँ, जो पॉलिटिकल और मिलिट्री टेंशंस थी वो बरकरार रही। और साल 1991 में जब यूएसएसआर टूट के बिखर गया, रशिया और प्लस 13 और छोटे देशों में, तब जाके ये जो कोल्ड वॉर था ये एंड होता है। 1947 से 1991 के बीच में चला, और क्या क्या यहाँ पे चीजें थी वो आपके सामने यहाँ पर है। याद रखिएगा नेटो जो है आज भी एग्जिस्ट करता है, वहीं पे यूएसएसआर और वॉर्सो पैक्ट 1991 में ही खत्म कर दिए गए। अगला जो प्रश्न है वो है कि जो कॉन्सेप्ट है जुडिशियल रिव्यू का वो हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है? विकल्प है फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, यूएसए या फिर यूएसएसआर। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है सी, यूएसए। स्पष्टीकरण,
जो कॉन्सेप्ट है जुडिशियल रिव्यू का भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में, वो लिया गया यूएसए से, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल रिव्यू डील करता है आर्टिकल 13 के तहत। जुडिशियल रिव्यू रेफर करता है कॉन्स्टिट्यूशनल पावर की, कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो लॉज को आइडेंटिफाई कर सकता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे है कि नहीं। यदि हम बात करें आर्टिकल 13 की, तो आर्टिकल 13 लॉ को डिफाइन करता है 4 चीजों के अनुसार। सबसे पहला, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो लेजिस्लेचर्स हैं वो लॉ हैं। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट के जो लेजिस्लेचर्स हैं वो लॉ हैं। तीसरा, लोकल गवर्नमेंट के जो लेजिस्लेचर्स हैं वो लॉ हैं। और चौथा, कोई भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है या फिर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो भी नियम कानून बनाएगी वो लॉ माने जाएंगे। किसके अनुसार? आर्टिकल 13 के अनुसार। ठीक है। जुडिशियल रिव्यू देखता है बनाए गए कानून की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, क्या जो कानून बनाया गया है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुरूप है या कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करता है। यहीं पे एक चीज याद रखिएगा, 9 शेड्यूल ऑफ 1951, 9 शेड्यूल को जोड़ा गया था 1951 में एक अमेंडमेंट के थ्रू, जिसके तहत जिन मैटर्स को 9 शेड्यूल में डाला गया है उनको जुडिशियल रिव्यू के तहत कोर्ट जज नहीं कर सकता। परंतु यहां पे हमारा केशव नंदा भारती केस एक अलग मोड़ लेके आता है। केशव नंदा भारती केस 1973, इस केस में सबसे पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन किया। यानी अगर ऐसा कोई भी कानून सरकार पारित करती है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की मूलभूत संरचना या बेसिक स्ट्रक्चर को कॉन्फ्लिक्ट करता है, तो उस कानून को नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा। वहीं पे 9 शेड्यूल को लेके जो नियम आया वो ये आया कि जो भी चीजें 26 जुलाई 1974 से पहले 9 शेड्यूल में डाली गई थी उन पे जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता, लेकिन जो भी चीजें 26 जुलाई 1974 के बाद से 9 शेड्यूल में डाली गई हैं वो जुडिशियल रिव्यू में गिनी जाएंगी। यानी उन चीजों के लिए कोर्ट में जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में जो बजट है उसको हम किस नाम से जानते हैं? विकल्प है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल रेवेन्यू स्टेटमेंट, एनुअल बजट स्टेटमेंट या फिर एनुअल एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है ए, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्पष्टीकरण, भारतीय संविधान में जो बजट है हम उसे जानते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के तौर पे। जो यूनियन बजट है इंडिया का उसको हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं आर्टिकल 112 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन के, और एनुअल बजट कहते हैं हम इसको रिपब्लिक ऑफ इंडिया के। ये फरवरी के आखिरी दिनों में प्रेजेंट किया जाता है भारतीय फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा पार्लियामेंट में, और जो बजट है उसको प्रेजेंट करने के लिए हम अक्सर फाइनेंशियल बिल और एप्रोप्रिएशन बिल को इंट्रोड्यूस करते हैं, और ये अप्रैल 1 से पहले पहले हो जाना चाहिए, क्योंकि जो भारतीय फाइनेंशियल ईयर है जो हम भारत में फॉलो करते हैं, फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत आपकी 1 अप्रैल से होती है और इसका जो समापन है वो 31 मार्च को होता है। तो 1 अप्रैल से पहले पहले ही नया बजट पास हो जाना चाहिए।
अब बजट कंप्राइज क्या करता है? बजट कंप्राइज करता है 4 चीजों को। पहला, प्लान एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू ऑफ प्रीवियस ईयर। दूसरा, प्लान एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू ऑफ करंट ईयर। तीसरा, सरप्लस एंड डेफिसिट ऑफ प्रीवियस ईयर। एंड चौथा, रीजंस फॉर सरप्लस एंड डेफिसिट। तो अगर हम पहले की बात करें यानी प्लान एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू की, तो पिछले साल गवर्नमेंट का क्या प्लान एक्सपेंडिचर था और कितना रेवेन्यू आया वो मेंशन होता है। इस साल सरकार कितना खर्च करने जा रही है और कितना रेवेन्यू कमाएगी वो मेंशन होता है। अगर पिछले साल हमारा कोई भी सरप्लस या कोई भी घाटा था वो मेंशन होता है, और उसके पीछे के रीजन क्या थे वो यहाँ पे मेंशन होते हैं। तो ये होता है हमारा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, AFS। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन कंट्रीज के पास में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? विकल्प है, न्यूजीलैंड के पास है, क्यूबा के पास है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास है, या फिर फ्रांस के पास है। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है और समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे ए, न्यूजीलैंड। स्पष्टीकरण, न्यूजीलैंड के पास पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री सिस्टम जो होता है गवर्नमेंट का, उसका मतलब है कि जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है गवर्नमेंट की, वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सपोर्ट में होती है पार्लियामेंट की। ये सपोर्ट जो है ये अक्सर आती है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के द्वारा। जो रिश्ता है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच का पार्लियामेंट्री सिस्टम में, उसे हम कहते हैं रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री सिस्टम में अक्सर जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है और जो हेड ऑफ स्टेट होता है ये दोनों अलग अलग होते हैं। जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होगा वो प्राइम मिनिस्टर होगा जिसके पास असली पावर होगी। वहीं जो हेड ऑफ स्टेट होगा वो या तो इलेक्टेड हो सकता है या फिर मोनार्क हो सकता है, और वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं ना कि रियल एग्जीक्यूटिव। तो जैसे हम जानते हैं इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म है, तो इंडिया में जो लेजिस्लेचर है उसे हम कहते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, और इन्हीं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट में से निकल के आती है हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट दर्शाते हैं लेजिस्लेचर को, वहीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दर्शाते हैं एग्जीक्यूटिव को। तो यहां पे अगर आप देखें तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों ही आपस में इंटरकनेक्टेड है। ये दर्शाता है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, या जिसे हम कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बोलते हैं एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर्स की। ठीक है, अब यहां पे जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होगा यानी कि प्राइम मिनिस्टर, उनके पास होगी रियल पावर, यानी वो होते हैं हमारे रियल एग्जीक्यूटिव। वहीं पे जो हेड ऑफ स्टेट होंगे या हेड ऑफ नेशन भी आप उन्हें कह सकते हैं, वो होंगे या तो प्रेसिडेंट या फिर मोनार्क, और वो होते हैं हमारे
नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सिस्टम्स में से इंडिपेंडेंट इंडिया में कौन सा सिस्टम डेमोक्रेसी की बुनियाद के बिल्कुल खिलाफ है? विकल्प है कास्ट सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, पार्टी सिस्टम या फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है और समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे एक कास्ट सिस्टम। स्पष्टीकरण, कास्ट सिस्टम जो होता है इंडिपेंडेंट इंडिया में, वो बिल्कुल ही बुनियाद के खिलाफ है डेमोक्रेसी के। देखिए, अगर हम बात करें डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी मुख्यतः डील करती है दो मेन प्रिंसिपल से, फ्रीडम एंड इक्वालिटी। ठीक। वहीं पे अगर हम देख लें आर्टिकल 15 को भी, जो भारत का फंडामेंटल राइट भी है, आर्टिकल 15 वो बोलता है कि किसी भी इंसान की कास्ट, रेस, जेंडर, बर्थ प्लेस, इसके बेसिस पे उससे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि जो कास्ट सिस्टम है ये असल में सोशल डिस्क्रिमिनेशन का एक टूल है। तो ऐसे में ये हमारे ना सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जाता है, बल्कि जो डेमोक्रेसी का सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है इक्वालिटी, उसके खिलाफ भी जाता है। तो कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा अगेंस्ट है डेमोक्रेसी के बेसिस के स्वतंत्र भारत में। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स के अनुसार इकोनॉमिक सिस्टम में चेंज आने का मतलब इनएविटेबल चेंजेस होगा किन सिस्टम्स में? विकल्प है पॉलिटिकल सिस्टम में, सोशल सिस्टम में, एंटायर सिस्टम में या फिर रिलीजियस सिस्टम में। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है और समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे सी, एंटायर सिस्टम। स्पष्टीकरण, कार्ल मार्क्स के अनुसार इकोनॉमिक सिस्टम में चेंज आने का मतलब है कि वो चेंजेस पूरे सिस्टम्स में आएंगे और उन चेंजेस को टाला नहीं जा सकता, यानी वो इनएबिटेबल चेंजेस आएंगे। यानी अगर इकोनॉमी सिस्टम में कोई भी प्रॉस्पेरिटी आती है, चीजें अच्छी होती हैं, तो चीजें अच्छी जाएंगी। वहीं पे कोई भी डिक्लाइन आता है तो चीजें और ज्यादा बिगड़ेंगी। तो इकोनॉमी की प्रॉस्पेरिटी और डिक्लाइन डिफाइन करती है कि पूरे सिस्टम में, भले वो पॉलिटिकल हो, सोशल हो, रिलीजियस हो, कैसा भी हो, वो पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा। और ये थ्योरी किसने दी थी? कार्ल मार्क्स ने। अगला प्रश्न है कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है पॉलिटिकल पार्टीज का और कैंडिडेट्स का, जो उन्हें इलेक्शन के दौरान फॉलो करने होते हैं, वो क्या है, किसमें दिए गए हैं? पहला, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ही दिया गया है। दूसरा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 में दर्शाया गया है। चौथा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया है। चौथ या फिर आखिरी, कि वॉलेंट्री एग्रीमेंट होता है रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है और समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे बी, स्पेसिफाइड होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। स्पष्टीकरण, जो रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द पीपल एक्ट है 1951, जो एक्ट है जो प्रोवाइड करता है कंडक्ट इलेक्शंस को दोनों पार्लियामेंट्री हाउसेज में या फिर जो स्टेट लेजिस्लेचर के हाउस है उसमें, इसमें इसको दर्शाया गया है। तो देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट दो बार लाया गया था। सबसे पहले बार जब लाया गया तो वो था रिप्रेजेंटेशन ऑफ द
पीपल्स एक्ट 1950। इसके तहत ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इलेक्शंस कैसे होंगे एंड जो कंडक्ट होगा, मुख्य जो फोकस था वो उस पे था। दूसरी बार इसको लाया गया दूसरी बार इसको लाया जाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के तौर पे। और यहां पे एलिजिबिलिटी की बात की गई, कोड ऑफ कंडक्ट की बात की गई, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात की गई, डिलिमिटेशंस की बात की गई, और भी कई सारी चीजों की बात की गई। यानी जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 था वो ज्यादा डिटेल था 1950 के मुकाबले। अगला प्रश्न है, कोई भी नागरिक सीधे तौर पे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अगर उसके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 31, आर्टिकल 32, आर्टिकल 33, आर्टिकल 34। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है बी, आर्टिकल 32। स्पष्टीकरण, कोई भी सिटीजन सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है आर्टिकल 32 के तहत अगर उसके फंडामेंटल राइट्स हर्ट होते हैं तो। यदि हम बात करें आर्टिकल 32 के बारे में, तो आर्टिकल 32 एक खुद फंडामेंटल राइट है, जिसका मतलब है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। यानी कोई भी व्यक्ति सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट यहां पे अपने रिट जूरिस्डिक्शन का इस्तेमाल करके उस व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स को लागू कर सकता है। वहीं पे जो दूसरा आर्टिकल है यहाँ पे वो है आर्टिकल 226, जो कि पावर देता है सीधे तौर पे हाई कोर्ट जाने की अगर किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स हर्ट होते हैं तो। यहां पे भी हाई कोर्ट जो है वो अपना रिट जूरिस्डिक्शन इस्तेमाल कर सकता है। यहां पे एक बात जिस पे गौर करना है वो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपना रिट जूरिस्डिक्शन जब लागू करेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स में ही लागू कर सकता है। यानी फंडामेंटल राइट्स के सिवा वो किसी और चीज में उसे लागू नहीं करेगा। लेकिन हाई कोर्ट में जब रिट जूरिस्डिक्शन लागू किया जाता है तो वो फंडामेंटल राइट्स एंड अदर केसेस हर एक चीज में लागू किया जाता है। ठीक है, इसीलिए जो हाई कोर्ट का रिट जूरिस्डिक्शन है वो ब्रॉडर है, वहीं पे जो सुप्रीम कोर्ट का रिस्ट्रिक्शन है वो नैरोअर है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स के सिवा कहीं और लागू नहीं हो सकता, लेकिन हाई कोर्ट कर सकता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट थे जिन्होंने प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन हार गए? विकल्प है एस राधाकृष्ण, वीवी गिरी, भैरव सिंह शेखावत या फिर बोथ बी और सी। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है सी,
भैरव सिंह शेखावत। स्पष्टीकरण। भैरव सिंह शेखावत 11वें वाइस प्रेसिडेंट थे भारत के, जिन्होंने इस पोजीशन पे सर्व किया अगस्त 2002 से, जब उन्हें इलेक्ट किया गया था 5 साल के लिए, और उन्होंने फाइनली रिजाइन किया 21 जुलाई 2007 को, जब वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हार गए प्रतिभा पाटिल के खिलाफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है हर नागरिक को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में? विकल्प है आर्टिकल 22, आर्टिकल 16, आर्टिकल 20 या आर्टिकल 25। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, और समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है बी, आर्टिकल 16। स्पष्टीकरण। आर्टिकल 16 जो है भारतीय संविधान का, वो डील करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी से इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। बताता है कि कोई भी सिटीजन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और डिसेंट या फिर प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस और निम्नलिखित में से किसी भी कारण की वजह से इन एलिजिबल नहीं होगा, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट्स में लेके। लेकिन यहां पे याद रखिएगा कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। पहला, सरकार चाहे तो रिजर्वेशंस बना सकती है एससी, एसटी और ओबीसी को लेके। ये रिजर्वेशन ना सिर्फ रिक्रूटमेंट्स में होंगे, बल्कि प्रमोशंस में भी लागू किए जाएंगे। ठीक है। दूसरी चीज, पीपल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1974 के तहत आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये दो ऐसे राज्य हैं जहां पे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सर्विस लेने के लिए स्टेट गवर्नमेंट के अंडर जो पर्सन है वो लोकल रेसिडेंट होना चाहिए। तो ये दो मुख्य एक्सेप्शंस हैं आर्टिकल 16 के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बिल्कुल ही विपरीत है डेमोक्रेटिक स्टेट के? विकल्प है डेस्पोटिज्म, रिपब्लिक, सोशलिज्म, मोनार्की। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, और समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है ए, डेस्पोटिज्म। स्पष्टीकरण। डेमोक्रेसी एक पॉलिटिकल सिस्टम है जहां पे लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, जो कि एडमिनिस्टर करता है रीजन को और नेशन को। डेस्पोटिज्म उसके विपरीत एक ऐसी जगह है जहां पे कोई एक ही बंदा लीडर होगा, जिसके पास अनचेक्ड पावर होंगी, यानी वो किसी भी हद तक क्रूरल्टी और टेरर को बढ़ावा दे सकता है, उसके खिलाफ कोई खड़ा नहीं होगा। तो डेस्पोटिज्म बिल्कुल ही विपरीत है डेमोक्रेसी के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने कहा था कि वैन देयर इज नो लॉ देयर इज नो फ्रीडम, यानी अगर वहां कोई कानून नहीं है तो वहां कोई आजादी नहीं होगी? विकल्प है बेंथम, लेनिन, मार्क्स या लोके। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, और समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है डी, लॉके। स्पष्टीकरण। जॉन लॉके ने अपनी सेकंड ट्रीटीज में सिविल गवर्नमेंट के चैप्टर 6 में लिखा था कि जो लॉ का खात्मा होता है वो तब नहीं होता जब लॉ को हटा दिया जाए, बल्कि तब होता है जब बहुत ज्यादा फ्रीडम दी जाए। उनके अनुसार अगर कहीं पे कानून नहीं बनाए गए हैं तो वहां पे कोई भी रिस्पेक्टिव फ्रीडम नहीं होगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ सही नहीं है? विकल्प है
कि वो चीफ जस्टिस को अपॉइंट करते हैं सभी हाई कोर्ट्स के। दूसरा, सीजीआई एडमिनिस्टर्स करते हैं ओथ और ऑफिस को प्रेसिडेंट के लिए। तीसरा, जब दोनों ऑफिस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के खाली हो जाए एक साथ तो सीजीआई डिस्चार्ज करते हैं ड्यूटीज प्रेसिडेंट के तौर पे। लास्ट, कि सीजीआई जो हैं वो अपने ऑफिस में तब तक रह सकते हैं जब तक कि वो 65 साल के ना हो जाएं। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है ए, ही अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ ऑल हाई कोर्ट्स। स्पष्टीकरण, जजेस होते हैं हाई कोर्ट में, उन्हें अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कंसल्ट के साथ में, और जो रिस्पेक्टिव स्टेट होगा उसके गवर्नर के साथ में। वहीं पे जो पावर है अपॉइंटमेंट की जजेस के लिए हाई कोर्ट में, वो प्रेसिडेंट के पास है, ना कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास। अगला प्रश्न है, लिबर्टी का मतलब है सबसे पहला, absence of restraint, consist in the presence of restraint, feeling enjoyed in the congenial atmosphere, the eager maintenance of that atmosphere in which men have the opportunity to be their best slaves, as per the last की। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है और समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे ए, absence of restraint। स्पष्टीकरण, लिबर्टी का मतलब है absence of restraints और फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड ऑनरशिप। अगला प्रश्न है कि जब भी वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं प्रेसिडेंट के तौर पे तो उनके पास सबसे पहला, सारी पावर्स एंड फंक्शंस होते हैं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों के। दूसरा, उन्हें अलाउंसेस एंड प्रिविलेज मिलते हैं प्रेसिडेंट के तौर पे। तीसरा, कि वो अपना कार्य राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पे जारी रख सकते हैं। विकल्प है पहला, दूसरा और तीसरा दोनों ही सही हैं, सिर्फ पहला और तीसरा सही है, पहला और दूसरा सही है, या फिर दूसरा ही सही है। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहां पे डी, सेकंड ओनली। स्पष्टीकरण, वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं प्रेसिडेंट के तौर पे सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम पीरियड 6 महीने के लिए, जिसके बीच में नए प्रेसिडेंट को इलेक्ट करना होता है। जब वो प्रेसिडेंट के तौर पे अपनी फंक्शंस को डिस्चार्ज कर रहे होते हैं तो वो चेयरमैन के तौर पे राज्यसभा के लिए कार्य नहीं कर सकते। इस टाइम के दौरान जो डिप्टी चेयरमैन होंगे राज्यसभा के, वो चेयरमैन की सारी जिम्मेदारियां संभालेंगे। अगला प्रश्न है, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में जो प्रेसिडेंट होते हैं, विकल्प, वो इंडिपेंडेंट होते हैं लेजिस्लेचर पे, वो डिपेंडेंट होते हैं लेजिस्लेचर पे, वो डिपेंडेंट होते हैं जुडिशरी पे, या फिर वो बाउंड होते हैं या बाध्य होते हैं एडवाइस से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है और समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहां पे ए, इंडिपेंडेंस ऑफ द लेजिस्लेचर। स्पष्टीकरण, एक ऐसे गवर्नमेंट सिस्टम में जहां पे जो पावर्स हैं वो प्रेसिडेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशनली बेसिस पे सेपरेट रखी गई हैं लेजिस्लेचर से, तो ऐसे में जो प्रेसिडेंट होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं लेजिस्लेचर। देखिए, जहां पे पार्लियामेंट्री फॉर्म में लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों ही एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, वहीं पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म में लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव
दोनों ही अलग अलग होते हैं एक दूसरे से। तो इसी वजह से जो एग्जीक्यूटिव है यहाँ पे प्रेसिडेंट, वो इंडिपेंडेंट है लेजिस्लेचर से, उनका कोई भी लेना देना नहीं है। अगला प्रश्न है, जो मेथड है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का पॉपुलर वीटो से, वो कहां मिलता है? विकल्प है ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, रशिया या इंडिया। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है और समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है बी, स्विट्जरलैंड। स्पष्टीकरण, जो मेथड है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का पॉपुलर वीटो के द्वारा, वो हमें देखने को मिलता है स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनएलिनेबल एट्रीब्यूट है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का? विकल्प है कॉन्स्टिट्यूशन की फ्लेक्सिबिलिटी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का एक साथ होना, जुडिशियल सुप्रीमेसी या पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है बी, कि जो एग्जीक्यूटिव होंगे लेजिस्लेचर होंगे वो दोनों साथ में होंगे। स्पष्टीकरण, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक डेमोक्रेटिक फॉर्म है जहां पे जो हेड ऑफ द स्टेट होगा और हेड ऑफ गवर्नमेंट होगा, वो दोनों पोजीशन अलग अलग होंगी। वहीं पे जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर ब्रांचेस होंगी गवर्नमेंट की, वो आपस में जुड़ी होंगी। जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर है, उसमें जो एग्जीक्यूटिव है उनकी सारी पावर लेजिस्लेटिव ब्रांच से आएगी, और वहीं पे एग्जीक्यूटिव जो है वो अपने एक्शन के लिए अकाउंटेबल या जिम्मेदार होंगे लेजिस्लेचर के प्रति। जो लीडर्स होंगे मेजॉरिटी पार्टी के या अलायंस के लेजिस्लेचर में, वही कैबिनेट या मिनिस्ट्री बनाएंगे। नेचुरली जो मिनिस्टर्स होते हैं वो अपने इन्फ्लुएंस को लेजिस्लेचर पे किसी भी हद तक कायम कर सकते हैं। इसी के अनुरूप जो प्रोग्राम और पॉलिसी होती है कैबिनेट की, वहां पे लेजिस्लेचर ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये जो फीचर है ये एक इनएलिनेबल फीचर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तरह की इक्वालिटी को कंपेटेबल नहीं माना जाता लिबरल नोशन ऑफ इक्वालिटी के? विकल्प हैं लीगल इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी या इकोनॉमिक इक्वालिटी। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है और समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहां पे डी, इकोनॉमिक इक्वालिटी। स्पष्टीकरण, इकोनॉमिक इक्वालिटी एक नॉन कंपेटेबल है लिबरल नोशन ऑफ इक्वालिटी के साथ में। लिबरल का मतलब हुआ फ्री ऑफ रेस्ट्रेंट्स ऑन इकोनॉमिक इक्वालिटी। यहाँ की लेबल प्लेइंग फील्ड होता है जहां पे हर किसी के पास सेम एक्सेस है वेल्थ के लिए, जो कि पॉसिबल ही नहीं। अगला प्रश्न है, जो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट था 1956 में, उसने कितने नए स्टेट और यूनियन टेरिटरी बनाए थे? विकल्प हैं 17 नए स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी, 17 नए स्टेट और 9 यूनियन टेरिटरी, 14 नए स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी, 15 नए स्टेट और 9 यूनियन टेरिटरी। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है और समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहां पे सी, 14 स्टेट और 6 नई यूनियन टेरिटरी। स्पष्टीकरण, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो कि लाया गया 31 अगस्त 1956 को, उसने मेजर रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया भारत की स्टेट्स और टेरिटरीज में, और उन्हें ऑर्गेनाइज किया लिंग्विस्टिक लाइंस पे, यानी कि लैंग्वेज के बेसिस पे। और इसके तहत शुरुआत में 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाए गए थे। अगला प्रश्न है कि जो रिजर्वेशन दिया जाता है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को सर्विसेज में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर, वो किस आर्टिकल के थ्रू है? विकल्प है आर्टिकल 365, आर्टिकल 375, आर्टिकल 315 या आर्टिकल 335। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास
10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे डी, आर्टिकल 335। स्पष्टीकरण। आर्टिकल 335 अलाउ करता है रिलैक्सेशन को क्वालिफाइंग मार्क्स में, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन प्रमोट करता है एससी और एसटीज के। अगला है, प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे? विकल्प हैं स्पीकर को, चीफ जस्टिस को, प्राइम मिनिस्टर को या वाइस प्रेसिडेंट को। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे डी, वाइस प्रेसिडेंट। स्पष्टीकरण। आर्टिकल 56 के तहत भारतीय संविधान के जो प्रेसिडेंट का रेजिग्नेशन लेटर होगा वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दिया जाएगा। अगर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पोजीशन भी खाली है तो ये लेटर फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चैप्टर्स में भारतीय संविधान के गारंटी दी जाती है फंडामेंटल राइट्स की? विकल्प है तीसरे पार्ट में, चौथे पार्ट में, पहले पार्ट में या दूसरे पार्ट में। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है और समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहां पे ए, पार्ट 3। स्पष्टीकरण। फंडामेंटल राइट्स को पार्ट 3 में डिफाइन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के, जो कि हर नागरिक पे रिप्लाई होते हैं रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन, कास्ट, क्रीड और जेंडर के बिना, यानी इस बेसिस पे कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, मैक आयर ने कहा था किनशिप क्रिएट्स सोसाइटी एंड सोसाइटी एट लेंथ क्रिएट्स। इसका मतलब हुआ एसोसिएशन, सिटी स्टेट, नेशन या फिर स्टेट। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है और समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहां पे डी, स्टेट। स्पष्टीकरण। किनशिप का मतलब है मैक क्लेवर, जिन्होंने कहा था कि क्रिएट सोसाइटी एंड सोसाइटी एट लैंड क्रिएट्स द स्टेट। अगला प्रश्न है कि अगर यूनियन पार्लियामेंट अज्यूम करे लेजिस्लेटिव पावर्स को सब्जेक्ट्स पे जो कि स्टेट लिस्ट में शामिल है, तो ये रिसोल्यूशन किस तरीके से पास होना चाहिए? विकल्प है लोकसभा, राज्यसभा और जो कंसर्न स्टेट्स हैं उनके लेजिस्लेचर द्वारा पास होना चाहिए। दूसरा, लोकसभा राज्यसभा दोनों के द्वारा पास होना चाहिए। तीसरा, केवल लोकसभा के द्वारा पास होना चाहिए। चौथा, केवल राज्यसभा के द्वारा ही पास होना चाहिए। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है और समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहां पे डी, राज्यसभा। स्पष्टीकरण। अगर यूनियन पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव पावर्स को अज्यूम करे स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे, तो ये रिसोल्यूशन लगभग लगभग राज्यसभा द्वारा पास होना चाहिए। इसी के साथ हमने कर लिया इस लेक्चर को समाप्त। आप सभी का धन्यवाद।